हाँ जी बेटा जी, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो नीट 24 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं 5 मई 2024। कुछ लास्ट 10 to 15 इयर्स के पेपर्स को एनालिसिस किया है हमने। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उस एनालिसिस के बाद कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस नीट 24 में आ सकते हैं बच्चों। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम योर क्लास 11th यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले 7 टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारा पहला टॉपिक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया है। अभी हमारे पास 6 टॉपिक्स बचे हैं यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसमें फर्स्ट 3 टॉपिक्स में हमारा कौन सा 3 टॉपिक्स रहते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट की बात कर लूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरे की बात कर लूँ बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, देन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड डियर एलिमिनेशन। ये फर्स्ट पार्ट 1 में आपको लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चंस। इसमें हम आपको यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले 3 टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट 3 टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें आपके साथ। क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, पता चलेगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट है इस बारी नीट 24 के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, आपका पहला टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, मैं क्लास में भी ये बात बोलती हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। जब भी इनकरेक्ट करेक्ट के बेस्ड पे क्वेश्चंस हो, हमेशा सबसे पहले इसे अंडरलाइन सर्कल करना कि हमको जो पूछा गया है हम वही उसी चीज़ का आंसर करें। तो आपको इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट बात पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन सेज कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ऐसे ही होता है, पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है, जिस जिस रिएक्शन के लिए हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जरूरत होती है। तो हम इसके आगे लगाएंगे ट्रू बात है, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया हमारा, टी लिखेंगे। इन आरबीसीज, ये सारी कहानी चल कहाँ रही है तुम्हारी, सेम चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, कहाँ पे, आरबीसी में। ये बात भी ठीक है, तो ये भी तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एट द टिश्यू साइट where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism। ऑब्वियसली बात है, ग्लूकोज टूटता है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है टिश्यू साइड पे, क्योंकि वही मेटाबॉलिज्म चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड देन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ट्रू स्टेटमेंट। तो तीनों ट्रू है, तीनों एलिमिनेट हो गए। वैसे भी चौथा आंसर हो गया आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन डज नॉट इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। ये बात गलत है, इट विल इन्फ्लुएंस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मैटर्स एवरीथिंग, कि कितना पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आपका, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा इन वन केस कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो इस प्रोसेस को भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि ये बात आपकी फॉल्स हो गई बच्चों। तो आपका सही आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टोटल वैल्यू ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है। तो यानी कि तुमसे पूछा गया है, एक तो तुम फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हो, एक तुम नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे हो, उसके बाद तुम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिए हो, तो इसका मतलब तुम टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना अंदर ले सकते हो। तो तुम्हारी इसमें इंस्पिरेटरी वॉल्यूम आ जाएगी, जो कि तुम्हारा नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा, है ना। और फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगी, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तुम एक ब्रीथ में अंदर लेते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, आईआरवी की बात कर रहे हैं एंड तुम्हारी टीवी की टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम तुम्हारी कितना अंदर ले सकते हो एक बारी में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि तुम्हारा बी ऑप्शन हो सकता है। अब अगर तुम पढ़े हो अच्छे से, IRV प्लस टीवी दैट कंबाइंस एंड फॉर्म्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि तुम्हारा ये भी आंसर हो सकता है और तुम्हारा ये भी आंसर हो सकता है। अगर तुम फिगर्स में जानते हो ये बात, IRV इज अबाउट 2500 to 3000 एंड टीवी तुम्हारी कितनी होती है, 500, यानी कि तुम्हारा कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कंबाइन करके बनेगा, 3000 to 3500 ml। तीनों बातें बिल्कुल एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि तुम्हारा सही आंसर क्या बनेगा बच्चों, ऑल आर करेक्ट। तो बेटा मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आई हूँ, बट जितनी भी तुम्हारी किताब में वॉल्यूम्स है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, भैया अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। वॉल्यूम अगर तुमने कर ली, कैपेसिटी तो तुम अपने आप ही निकाल लोगे।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट सेट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन फोर्सफुल ब्रीदिंग। जनरली हम जब इंस्पिरेटरी मसल्स की बात करते हैं ना, मतलब मसल्स की बात करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो हमारे दिमाग में इंस्पिरेटरी मसल्स आती हैं जो कि डायफ्राम और तुम्हारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, है ना। लेकिन इंटरकोस्टल मसल्स भी बच्चों दो टाइप की होती है, तुम्हारी इंटरनल एक्सटर्नल। तो अगर हम नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात करें, इंस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, इसमें तुम्हारा डायफ्राम आ जाएगा एंड तुम्हारा आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन मैं तुमको क्वेश्चन क्या लेके आई हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि करेक्ट सेट ऑफ मसल्स किसमें इन्वॉल्व है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। तो वहां पे तुम्हारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी बेटा। थोड़ा सा एनसीईआरटी का अपर लेवल है, लेकिन किताब में तुम्हारी बात दी गई है। तुम्हारी किताब में डायफ्राम दिया हुआ है, इंटरकोस्टल मसल्स दिया हुआ है, एब्डोमिनल मसल्स दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है बेटा। बेसिकली तुमसे फोर्सफुल ब्रीदिंग के वक्त पूछा गया है, एक्सपायरेशन के वक्त पूछा गया है, उस वक्त तुम्हारी कौन सी सेट ऑफ मसल्स स्पेसिफिकली काम करेगी। देखो डायफ्राम तो करेगा ही करेगा, क्योंकि डायफ्राम इज एक्चुअली अ फ्रेनिक मसल विच इन्वॉल्व्स इन ब्रीदिंग, वेदर इट इज नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ मसल्स होती हैं जो तुम्हारी फोर्सफुल ब्रीदिंग के वक्त काम होंगी। तो कौन सी मसल्स होंगी बेटा, डायफ्राम तो होगा एंड एब्डोमिनल मसल्स भी होंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मसल्स विच इज बीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग में काम नहीं करती हैं। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है, यू रिक्वायर्ड अ मच वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम स्पेस इनसाइड, सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर कैन कम्स इन। सो दैट टाइम थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, जिससे कि तुम्हारी लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाए, तुम्हारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट करती हैं। एब्डोमिनल मसल, अब तुम वॉल्यूम को इतना ज़्यादा बढ़ाओगे, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को दिक्कत हो जाएगी। तो एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगी, प्रोवाइड ईज टू द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के वक्त तुम्हारी एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल स्पेसिफिक काम करती हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्रांकियल रेस्पिरेशन इज सीन इन। अब देखो कई टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, तो तुमको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑर्गन, कोई पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन एक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस ऑर्गन के इन्वॉल्व होने की वजह से उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं। तो अगर तुम लोग जानते हो तो तुम लोग मुझे बताओ कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों, उसमें गिल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन इज सीन, कहाँ पे देखा जाएगा। तो अब तुम क्वेश्चन का आंसर खुद लगा सकते हो, जहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है वो तुम्हारा आंसर हो गया। गिल्स किस में प्रेजेंट होंगे, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में रहते हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट होंगे। तो स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स, तो ये तो हम जानते हैं जनरल बॉडी सरफेस से इनका रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर लेवल है और टिश्यू लेवल है, कोई ऑर्गन है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर ये नहीं बनेगा। फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स, तुम्हारी किताब की लाइन है एनिमल किंगडम में दी है, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स। तो अगर अंदर की बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो गिल्स की जरूरत ही नहीं है इन्हें, ये तो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ड्राइव करेंगे। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, तो इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स तो तुम्हारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, गिल्स की इन्हें काहे जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारा ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब देखो एक्वेटिक ऑर्थोपॉड, जिसे कि हम बात करते हैं ना क्रस्टेशियंस, जो क्रस्टेशियंस होते हैं, इनमें तुम्हें एक एग्जाम्पल तुम्हारी किताब में जो दिया हुआ है क्लास 10 की एनसीईआरटी में, प्रॉन। तो बेटा प्रॉन इज एक्वेटिक ऑर्थोपॉड, जिसमें गिल से रेस्पिरेशन होगा। मॉलस्कन्स, तुम्हारी किताब में एक बात दी हुई है, देयर इज अ वर्ड गिवन विच इज कॉल्ड एज फेदर लाइक गिल्स। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरीज में, वेदर इट इज एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स और वेदर इट इज मॉलस्कन्स, गिल से बच्चों रेस्पिरेशन होगा। तुम्हारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स। बेटा ऐसे क्वेश्चन तक कई बार नीट में पूछे गए हैं, अगर आप सही से पीवाईक्यूज करे हो, लगाए हो, थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं क्वेश्चन। आंसर इज सिंपल, अगर तुम पढ़ के आए हो, अच्छे से पढ़ के गए हो एग्जाम में अच्छे से। ठीक है, चलिए, सो दैट वाज आई गेस रेस्पिरेशन। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे दूसरे चैप्टर की, विच इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो जो बात नहीं जा रही है तुम्हें वो बात बतानी है। न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, एब्सोल्युटली। ल्यूकोसाइट्स तुम्हारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, और कई टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राउंड न्यूक्लियस, बीन शेप न्यूक्लियस, कार्टवील शेप न्यूक्लियस, है ना, बाइलोब न्यूक्लियस, मल्टीलोब न्यूक्लियस। तो ये तुम्हारी बात ठीक हो गई, दैट दिस इज न्यूट्रोफिल्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट विच इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। मोनोसाइट्स, बीन शेप न्यूक्लियस, एब्सोल्युटली। मोनोसाइट्स में तुम्हारा कुछ इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं बीन शेप न्यूक्लियस। बेसोफिल्स, लीस्ट नंबर ऑफ WBCs पर ml ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही बात, सबसे ज्यादा यहाँ
यहाँ पे सबसे कम अमाउंट ऑफ WBC तुम्हारे बेसोफिल्स में देखने को मिलेंगे। बेटा तुम्हारी किताब में पूरे एक पेज पर बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन में कॉम्पोजिशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दिया हुआ है, अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा वहाँ से, हर बारी आता है। कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, सब कहानी तुम्हारी किताब में दी है विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल। तो बेटा ये करके जाएंगे बात, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारी ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। तुमसे तो मिसमैच पेयर पूछा है, राइट। तो लिम्फोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, फैगोसाइटिक सेल, तुम बताओ ये बात ठीक है क्या? नो। तुम्हारे ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से WBCs होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। तुम्हारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं दीज आर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यानी कि यहाँ पे अगर तुम ए लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर ठीक बन जाएगा, अदरवाइज इट इज अ मिसमैच्ड पेयर। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तुम्हारी किताब में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में लिम्फ के बारे में बहुत अच्छा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसको करना है हमें। अच्छा कहानी दी हुई है उसमें, इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द lymph, which is one of the media through which the things travels from one place to other inside your body. So it absorbs fat from intestine. Absolutely. There is one of the kind of lymphatic vessel. अब देखो तुम थोड़ा वाइजली चीज़ों को पढ़ के जाओ। तुम्हारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टॉपिक उड़ा दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि एक तरह का लिम्फेटिक वेसल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टियल्स। तो ये बात तुम्हारी बॉडी फ्लूइड्स में दी हुई है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया, तुम नहीं पढ़ के जाओगे, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, ठीक है। तो एक लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब फैट्स डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में नहीं जाते, फैट्स, क्योंकि फैट्स तो पानी में नॉन सॉल्वेंट है, वो नॉन सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ब्लड तुम्हारा, क्योंकि ब्लड तुम्हारा पानी से बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन से देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेसल्स जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स, जो कि पहले फैट्स को एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड में पोर करते हैं। तो यानी कि ये बात तो ठीक है तुम्हारी, दिस इज नॉट योर आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट। यस, इट इज योर NCERT लाइन, सब कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा ये, क्योंकि ये भी तो एक मीडिया है फ्रॉम थ्रू विच द थिंग्स ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ट्रू स्टेटमेंट बच्चों। It is a red colored fluid that carries oxygen to tissue using erythrocytes. तुम मुझे बताओ बेटा, लिम्फ ना टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड मीन्स वो फ्लूइड जो तुम्हारे कैपिलरी से बाहर आके इधर उधर तैर रहा है सेल्स के बीच में, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तुम मुझे बताओ, आर इरेथ्रोसाइट्स मोटाइल सेल्स? नो, these are biconcave cells. तुम्हारे ब्लड के सिर्फ WBC सेल्स ऐसे हैं, वो भी सारे ही नहीं है, कुछ एक सेल्स ऐसे हैं, स्पेशलाइज सेल्स जिनको हम बोलते हैं, वो तुम्हारे ब्लड से बाहर, कैपिलरी से बाहर आके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो अमीबॉइड इन शेप होते हैं। अमीबॉइड शेप मीन्स दैट विल शो लोकोमोशन। लेकिन इरेथ्रोसाइट्स तो तुम्हारे फिक्स सेल्स हैं, दे विल नॉट मूव, दे विल नॉट कम आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू, into the outside the cell, into the tissue fluid. तो फिर अगर इरेथ्रोसाइट्स बाहर ही नहीं आएंगे तो वही तो सारी कहानी है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जिसकी वजह से तुम्हारा कलर, ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तुम्हारा बेटा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी बेटा मैं ये बात मैं बार बार क्लास में बोलती हूँ, इफ यू गेट योर आंसर्स इन ABC, डू रीड ऑप्शन डी ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन होते हैं, हमें लगता है कि ये आंसर है लेकिन आंसर नहीं होता है, यू लूज योर मार्क्स देन, ठीक है। चलिए, डी सेज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड सेल्स takes place across the lymph. Absolutely, lymph is a media actually where exchange of things takes place. तो ये बात भी तुम्हारी ट्रू स्टेटमेंट है। तुम्हारा आंसर बेटा क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर तुमको क्या पूछा है? इनकरेक्ट बात बतानी है कि सही बात क्या नहीं है, ठीक है। सिस्टोल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स डू नॉट ओवरलैप, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। भैया अगर ओवरलैप कर जाएगा तुम्हारा, सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन, तो दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। सिस्टोल एंड वेंट्रिकल्स डू नॉट ओवरलैप, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। कार्डियक साइकिल का इवेंट है ये, तो अगर तुम्हारा हार्टबीट और कार्डियक साइकिल का इवेंट है, अगर तुम्हारा ये आपस में कंट्रैक्शन सिस्टोल एट्रिया का ओवरलैप कर जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी हमको। टी वेव्स मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, बिल्कुल ठीक बात। तुम पढ़ते हो PQRST, तो टी वेव्स क्या है? एंड ऑफ सिस्टोल, बिल्कुल ठीक बात। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन अ गिवन पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल
जितना QRS उतना ही हार्ट रेट पर मिनट, किताब की लाइन है. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, राइट. जॉइंट डायस्टोल इंक्लूड्स इट्स एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तुम खुद लगाओ दिमाग, जब कॉन्ट्रैक्शन बीच में तुम्हारा आ गया, एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन की बात कर दी, तो कहाँ जॉइंट डायस्टोल हुआ? जॉइंट डायस्टोल का मतलब चारों चैम्बर्स गेट इनटू रिलैक्स पोजीशन. देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन वेदर इट्स एट्रियम और वेदर इट्स वेंट्रिकल्स. सारा तुम्हारा क्या है, सारे चैम्बर्स रिलैक्स पोजीशन में, पैसिवली ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर फॉल्स हो गया. आई मीन ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. तुम्हारा आंसर बच्चा ये बन गया क्योंकि तुमसे इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान दे के सुनो. इर्द गिर्द क्वेश्चंस ही आएंगे इनके, मेरा एनालिसिस ये बोलता है. तो अगर तुम इसको कर लोगे, एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स इन योर नीट एग्जाम, बहुत अच्छे से समझते होगे. जो बच्चे ड्रॉप किए हैं 1 साल से 2 साल से, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को कि कितना वैल्यू है कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं फॉर द एग्जाम. चलिए असर्शन रीजन की बात कर लेते हैं. हार्ट फेल्योर इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर. बिल्कुल सही बात. कभी कभी क्या होता है कि लंग्स में कंजेशन हो जाता है. भाई हार्ट को तुम्हारा जो ब्लड मिला है वो कहाँ से मिला है? लंग्स से मिला है. पल्मोनरी वेन्स लाती है ना लंग्स हार्ट में, तो यानी कि तुमसे कह रहे हैं कि हार्ट फेल्योर. हार्ट फेल्योर का मतलब क्या है कि हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है. हार्ट का काम क्या है? टू पंप द ब्लड टू द बॉडी, टू द बॉडी पार्ट्स, है ना. अकॉर्डिंगली द बॉडी पार्ट्स नीडेड, मतलब हार्ट जब अपना जो ब्लड पंप करता है उसको हार्ट का काम बोलते हैं. लेकिन इफ हार्ट इज फेल टू पंप द इनफ ब्लड as per the requirements of the body, so that is heart failure. So that is sometimes called congestive heart failure. Heart failure, ठीक बात है, हम बोल सकते हैं उसको. क्यों? Because congestion of the lungs is one of the main symptoms of the heart failure. बिल्कुल ठीक बात, ये भी बेटा ट्रू स्टेटमेंट है. एक्चुअली हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते ही इस वजह से हैं क्योंकि तुम्हारा क्या होता है कि लंग्स में कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं कर पाता, इसलिए हार्ट आगे ब्लड नहीं दे पाता, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर. तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन इज द रीजन ऑफ द असर्शन. सो वी विल गो फॉर आंसर ए. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने वही डाले हैं जो आपके हमेशा से पूछे गए हैं ऑप्शंस में नीट एग्जाम में. लेकिन पिछली बारी नीट 23 में इसको भी थोड़ा एक खेल खेला था. नीट 23 में एनटीए ने क्या किया था, ऑप्शंस की जगह बदल दी थी. तो जो बच्चे इसको देख के करके आए ठीक से, वो सही लगा के आए. जो नहीं लगा के आए, फिक्स था दिमाग में कि ए हमेशा ये होगा, बी ये होगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा. तो ध्यान से पढ़ना है कि ऑप्शंस हमारे ABCD के कैसे हैं, उस हिसाब से हमें आंसर करने. इसमें मैंने वही ऑप्शंस डालने जो जनरली नीट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. ठीक है. Okay, which one of the following correctly explains the function of the specific part of the human kidney? है ना. तो तुमसे सही बात पूछिए, करेक्टली एक्सप्लेन्स. ह्यूमन किडनी के कुछ पार्ट दिए हैं और तुमसे पूछा है कि बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कौन से पार्ट का हम बताएं हैं इसमें. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर. तुम बताओ, जो तुम्हारी लूप ऑफ हेनले होती है ना, ये वाली लिम्ब, यानी कि ये क्या है, डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. बेटा डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर. Sorry, ascending limb is not permeable to water, it is permeable to electrolytes. यानी कि ये false statement हो गया. तुमसे तो करेक्ट बात पूछी थी. PCT reabsorption of 70 to 80% of water and electrolytes, किताब की लाइन है बेटा. बिल्कुल, पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन. अगर पीसीटी पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ऑब्लिगेट रीएब्जॉर्प्शन है, ऑब्लिगेट मींस मस्ट रीएब्जॉर्प्शन, अगर नहीं होगा तुम्हें दिक्कत आ जाएगी. दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर नेफ्रॉन्स. यूरिन फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकती है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ सकती है, कई सारी चीजें हो सकती हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. 70 to 80% पानी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे यही एब्जॉर्ब हो जाएंगे. एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस, है ना. ये तो गलत बात हो गई. पहले तो ब्लड तुम्हारा अवे कहाँ से जाएगा, बोमन्स कैप्सूल से जाएगा. ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, सो दिस गेट्स ओपन्स इनटू द बोमन्स कैप्सूल. तुम अगर पढ़े हो, ये तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल इस तरह से बनता है. फिर यहाँ पे तुम्हारी जो कैपिलरी आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एफरेंट. तो यानी कि ये तो ब्लड लेके आ रही है, राइट, ये तो ब्लड लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में. जो बाहर निकल रही है दैट इज इफरेंट. So efferent carries blood away from the glomerulus. ठीक है. This glomerulus क्या है तुम्हारी, tuft of capillaries which is formed in the Bowman's capsule. You're getting my point? So that means this is also false. This is also false. Mismatched pair.
तुमसे सही पूछिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है। डीसीडी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नहीं रे, डीसीडी में तो फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन है। फैकल्टेटिव समझते हो? फैकल्टेटिव का मतलब होता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन तो तुम्हारा पीसीटी पे ही हो गया, अगर नहीं होगा तो दिक्कत है, तुमको डॉक्टर की जरूरत है। यानी कि तुम्हारा सही आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा आंसर। तुमसे सही बात पूछी है, ठीक है। Which of the following components of blood do not normally enter the nephron during the ultrafiltration? अब देखो लॉजिकली क्वेश्चन है, तुम जब निफ्रॉन की बात कर रहे हो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तुमसे पूछा है वो ब्लड जाके खुलता है ना, ग्लोमेरुलस बनता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, अभी मैं डायग्राम बनाई थी, तो तुम्हारे बोमन्स कैप्सूल के नीचे चीज़ें जो आएंगी वही छन के नीचे आएंगी, तो कौन सी चीज़ तुम्हारे नेफ्रॉन में नहीं जाएगी, तुमसे पूछा है। बेटा ब्लड के प्रोटीन्स कभी नहीं जाएंगे। अगर ब्लड के प्रोटीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में छन के आ गए, दैट मीन्स कि ब्लड प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, और डेफिशिएंसी ब्लड प्रोटीन की हो जाएगी तो कई सारी चीज़ें लीड्स टू। बात समझ में आ रही है? अब इसमें तुम बताओ ब्लड प्रोटीन कौन सा है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ब्लड प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। बात समझ में आ रही है? एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है तुम्हारे लिए। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP को मेंटेन करता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, यानी कि तुम्हारे ब्लड से पानी बाहर नहीं निकलने देता। कैपिलरी से ब्लड में तुम्हारा, कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जो तुम्हारा ब्लड है पानी बाहर नहीं निकलने देता अराउंड द टिश्यूज। पानी बाहर निकल आएगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, स्वेल्स अप हो जाएंगे टिश्यू, ब्लड में पानी कम हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगी तुम्हें जिसको हम बोलते हैं ओडीमा, ठीक है। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है तुम्हारा एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन, ठीक है। तो ये छन के नीचे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में नहीं आएगा बच्चों, बाकी सब चीजें आएंगी। अ पेशेंट passes very dilute urine, ठीक है, पेशेंट passes very dilute urine but his blood glucose levels are normal, है ना। जनरली यूरिन जब ज्यादा पास होती है तो हमें लगता है कि ग्लूकोज भी पास हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज लेवल उसका नॉर्मल है। एंड ही ऑल्सो ड्रिंक्स मोर वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जब डाइल्यूट यूरिन पास करेगा तो ज्यादा प्यास लगेगी उसे, वो पानी ज्यादा पिएगा। ही मे बी सफरिंग विद, अब तुमसे पूछा है अगर वो डाइल्यूट यूरिन पास कर रहा है, पानी ज्यादा पी रहा है, तो कौन सी बीमारी से वो जूझ रहा है, कौन सी बीमारी उसको हो रही है। देखो अब तुम इसको थोड़ा वाइजली क्वेश्चन को आंसर करो। तुमसे कहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर नॉर्मल, तो अगर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है बच्चों तो तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं होगी, क्योंकि मेलाइटिस का मतलब है कि दैट इज ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। बात समझ में आ रही है? तो ग्लूकोज अगर नॉर्मल है तो ग्लूकोज पास ही नहीं हो रहा है, यूरिन में नहीं होगा, दैट मीन्स डायबिटीज मेलाइटिस। तो पहले ही तुम ऑप्शंस को निकाल दो बाहर, ए और डी तुम्हारा पहले ही गया। अब तुमसे पूछा है कि दो ऑप्शंस तुम्हारे कैसे दिए हुए, डायबिटीज इंसिपिडिस ड्यू टू दी वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी, डायबिटीज इंसिपिडिस ड्यू टू दी एक्सेसिव ADH सीक्रेशन। पहले तो ये बात समझेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे इस बात को कि वैसोप्रेसिन और ADH एक ही बात है। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक ही बात है बच्चों, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। देख रहे हैं तुम कितना पढ़ के आए हो एग्जाम के लिए, समझ रहे हो? तो इंसिपिडिस कहता है कि बी ऑप्शन कहता है ड्यू टू वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी। देखो तुम्हारा आंसर ये बनेगा। क्यों बनेगा आंसर ये बेटा? वैसोप्रेसिन और ADH वही क्या करता है, तुम्हारी किडनी ट्यूब्यूल से स्पेशली DCT लेवल से पानी को रीएब्सॉर्ब करेगा। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी तुम्हारा रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, पानी रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो तुम डाइल्यूट यूरिन पास करोगे, सिंपल। इसका काम क्या है बेटा? ये दोनों एक ही हार्मोन है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्सेसिव सीक्रेशन में तो तुम पानी भर के रीएब्सॉर्ब करोगे, समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो पानी रीएब्सॉर्प्शन तुम्हारा रुक जाएगा और तुम डाइल्यूट यूरिन को पास करोगे। दैट मीन्स कि तुम्हारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा बच्चों, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तुमको क्या बतानी है? इनकरेक्ट बात बतानी है। इनकरेक्ट की स्टेटमेंट बताना है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। फैक्ट बेस्ड है स्टेटमेंट, तुम जानते हो ये बात, ट्रू स्टेटमेंट। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज formed by efferent arteriole, a fine branch of renal artery. फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये बात तो ठीक है, बट इफरेंट आर्ट्रियोल, अभी मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाई थी, इफरेंट आर्ट्रियोल तो बाहर निकलती है ग्लोमेरुलस से, लेके कौन जाता है? फॉर्म्ड बनती किससे बेटा? यहाँ पे तुम्हारा ये बात गलत हो गई, इट इज एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। तुमसे इनकरेक्ट बात पूछी, इसको हम लेंगे अपने आंसर में। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड PCT। सी PCT डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। टेल मी, तो ये तुम्हारा क्या है? दिस इज योर बोमन्स कैप्सूल। PCT नहीं है बेटा, PCT तो ट्यूब्यूल होता है। डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर इज बोमन्स कैप्सूल, यानी फॉल्स स्टेटमेंट।
The density of many nephrons opens into a straight tubule called collecting duct, many of which converge open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. ठीक बात है बिल्कुल, है ना, कई सारा density जो है मिलके collecting duct, collecting tubule बनाता है और फिर वो renal pelvis में जाके खुलता है जो कि medullary pyramid में के थ्रू बनेगा और फिर वो calyces में जाएगा. ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी किताब की लाइन है बच्चों. So B and C are incorrect. That means हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? B बनेगा बच्चों. ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट 3 टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे, एक बारी गो थ्रू करना, जल्दी स्पीड पे देखना, तुम्हें समझ में आएगी बात कि इस बार नीट 24 पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखो सिलेबस बहुत बदला है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. हम ये सोच के जाएं कि बहुत बाहर से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर से आएगा, तो नहीं आएगा बच्चों. एनसीईआरटी तक ही सीमित है, एनटीए और एनएमसी का लेवल वहीं तक ही तुम्हारा कोर्स का सिलेबस है, उसी में से ही आएगा. लेकिन टर्न एंड ट्विस्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है हर क्वेश्चन, वो तुम्हें पकड़ना है हर क्वेश्चन में. तो आई गेस तुमको ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए. अब हम पार्ट 2 में, इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बच्चों, वो भी अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी. तो पार्ट 2 में हम लास्ट 3 टॉपिक्स जो है तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही, उसकी बात करेंगे. अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट 24 में आ सकते हैं उन टॉपिक से. दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड.